नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव जीएस की विज्ञान श्रृंखला में आज एक नए वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जीएस बाय कौरव सर, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो और बाकी जो पीछे जो नहीं देख पाए उन वीडियो को कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसे ही समय अनुकूल आएगा कभी भी वैकेंसी आ जाएंगी और तैयारी करने के लिए हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। इसीलिए समय रहते हुए हम अपने आप को प्रिपेयर करें एग्ज़ाम के लिए और पढ़ाई को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आज हम लोग चर्चा करेंगे साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विज्ञान में और जीएस की दृष्टि से। कोई भी एग्ज़ाम हो, बगैर साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के बिना कोई भी पेपर नहीं बनता। 99% पॉसिबिलिटी रहती है इस चैप्टर से क्वेश्चंस को आने की। तो साइटोलॉजी को बहुत अच्छे से तैयार करें, साइटोलॉजी को पूरा पढ़ें, कोई भी वीडियो इसका मिस न करें। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, इसकी खोज किसने की, कहाँ से क्वेश्चंस इस पर आते हैं, तो सेल को द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं हम। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी क्या है? तो कोशिका विज्ञान कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। कि कोशिका ऐसा विज्ञान या वह साइंस जिसमें सेल की स्टडी की जाए उसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। रचनात्मक और मौलिक इकाई को कहते हैं हम फंडामेंटल यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। जिस तरह से हम कहते हैं कि कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोई भी हम बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं, उसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ईंट की। जिस तरह से ईंट एक बिल्डिंग में अपना हिस्सा रखती है, उसी तरह से कोई भी जीव को बनाने में, कोई भी सजीव को बनाने में सेल अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसीलिए हम इसको बेसिक यूनिट, एक आधारभूत इकाई मानते हैं किसी भी जीव की। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक एक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा। कब खोजा था? 1665 में, 1665 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो कोशिका की खोज किसने की, क्योंकि रॉबर्ट नाम से दो साइंटिस्ट हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, रॉबर्ट ब्राउन एंड रॉबर्ट हुक। दोनों ही साइटोलॉजी से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की और कोशिका के अंदर जब डिटेल स्टडी हुई, जब विस्तृत अध्ययन किया गया, तो केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये हमें कंफ्यूज करते हैं। तो ये क्लियर कर लें कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की। और कहाँ से की थी? सबसे पहले जो कोशिका को खोजा गया था वो खोजा गया था मृत कॉर्क कैम्बियम में। प्लांट की जो सेल एक लेयर होती है कॉर्क कैम्बियम, तो कॉर्क में सबसे पहले हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा। एक बेंजीन के रिंग के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जिसे इन्होंने सेल्यूला कहा। सेल्यूला क्या था? उस समय जो जेल की काल कोठरियां हुआ करती थी उसे सेल्यूला या सेल कहते थे। उसके नाम बेस के आधार पर ही इसका नाम सेल रखा गया कि इसकी संरचना उस समय की काल कोठरियों से मिलती जुलती थी। तो सबसे पहले 1665 में इन्होंने खोज की और इसका वर्णन अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। माइक्रोग्राफिया इनकी जो पुस्तक है, उस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया। सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये दोनों क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी?
तो रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहली लिविंग सेल्स की खोज किसने की थी? तो A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, जिन्होंने सबसे पहले जीवाणु की खोज की, यानी सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज की, और उसके बाद शुक्राणु, अंडाणु, इन कोशिकाओं को भी A.V. ल्यूवेनहॉक ने ही खोजा। तो ये थी कुछ कोशिका से संबंधित खोज कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। इसका डिस्क्रिप्शन या वर्णन कहाँ किया? तो वो किया था माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया था। मेन क्वेश्चन ये आते हैं। फिर कोशिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, वो है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इस तरह से क्वेश्चन इनमें आते हैं। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका के मेन 3 क्वेश्चन इस पे आते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। इसके बाद दूसरा आप देखें इसमें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम लगभग 1 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर होता है, 14 सेंटीमीटर का इसका व्यास होता है। और सबसे लंबी कोशिका होती है मानव की तंत्रिका कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मित्रों, कोशिका की जो साइज के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं वो ये 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा आता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सब नाम है, PPLO से भी आ जाता है, माइकोप्लाज्मा से भी आ जाता है। और ये तो ओवरऑल कोशिकाओं में थी। अगर इसके बाद पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का, मानव की शरीर की सबसे छोटी कोशिका है मानव का शुक्राणु, ये सबसे छोटी कोशिका है। तथा सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। तो ये स्पर्म और ओवम सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका ह्यूमन बीइंग्स में है। इसके बाद आता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले कोशिका का ओरिजिन पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के नाम, सबसे छोटा सबसे बड़ा। इसके बाद कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो ये कोशिकाएं होती हैं 2 प्रकार की, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देन सेकंड होती है यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, अगर हम इसके लिए थोड़ा पहले जाके देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये जो 2 वर्ड हैं, इन वर्डों का यदि हम ग्रीक से तुलना करते हैं, ग्रीक लैंग्वेज से देखते हैं, तो प्रोकैरियोटिक 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहां से पूरा इनका डिफरेंस हमें क्लियर हो जाता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव या प्राचीन, दूसरा, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्राचीनतम प्रकार का नाभिक या केंद्रक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद आता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। तो यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य या वास्तविक नाभिक पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो ये पॉइंट इसमें लिखे हुए, उस पॉइंटों को हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। एक तरह से जैसे प्रोकैरियोटिक क्या है, एक आद्य कोशिका, आद्य माने प्राचीन, सबसे सरल प्रकार की, कोई उसमें जटिलताएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी जटिलताएं? क्योंकि इसमें केवल केंद्रक है नहीं, केंद्रक वेल मेंटेन नहीं है। केंद्रक के अंदर जो नाभिकीय पदार्थ है वो केवल सेंटर में रहता है, जिसे केंद्रिकाभ कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो आद्य कोशिका होती है। यूकैरियोटिक एक पूर्ण विकसित कोशिका होती है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, और यूकैरियोटिक में केंद्रक सुव्यवस्थित या एक स्पष्ट केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है, अगुणित होती है। कोशिका भित्ति प्रोटीन और कैसी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसमें सेल्यूलोज से निर्मित होती है कोशिका भित्ति। डीएनए इसमें अगुणित पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में द्विगुणित या डिप्लॉइड प्रकार का पाया जाता है, मीन्स 2 क्रोमेटिन धागों से डीएनए बना होता है।
यूकैरियोटिक में। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड में होता है। अभी अपन इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे थाइलेकॉइड क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में थाइलेकॉइड में होता है प्रकाश संश्लेषण, और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। चूंकि प्रोकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसीलिए थाइलेकॉइड में होता है। बेसिक डिफरेंस जो आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है कि राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांगक है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। अगर आता है कि प्रोकैरियोटिक में कैसा पाया जाता है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का होता है। अब 70S क्या है, 80S क्या है? तो 70S, S इसकी एक यूनिट है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसाद गुणांक इसे कहते हैं, कि इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S प्रकार का। लेकिन 70S यूकैरियोटिक में भी होता है। तो यदि कोशिकाओं का डिफरेंस में आता है कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है, तो 70S प्रकार का। यूकैरियोटिक में कौन सा आता है? अगर 70 और 80S दोनों दिए गए तो दोनों ही पाए जाते हैं, और 70S नहीं है, 80S दिया हुआ है या अलग अलग ऑप्शन है, तो हमें 80S ही क्लिक करना है, 80S को ही हमें टिक करना है। इसके बाद बाकी सभी कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं। जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ करके सभी कोशिका अंगक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है? सभी कोशिका अंगक, स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे उसमें डिटेल से इसका आएगा कि जो कोशिका अंगक है वो सभी कोशिका अंगक यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। वो भी वेल मेंटेन, सुव्यवस्थित, सुविकसित सभी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एक्सेट्रा। बहुत सारे कोशिका अंगक इसमें होते हैं जो सुव्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इसमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। ओरिजिन के बेस पर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। बाकी जो किंगडम हमने पढ़ा था सजीवों के वर्गीकरण में, पादप जगत और जंतु जगत, तो पादप जगत की कोशिका अलग होगी और जंतु जगत की अलग होगी, मतलब जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये मेन है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। सेल वॉल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल एंड सेल वॉल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसके बाद जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है। तो एक डिफरेंस तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में है कि इसमें कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। रेक्टिका या वैक्यूल्स पादप कोशिकाओं में बड़े होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती हैं रेक्टिकाएं। अगर इसका आकार देखें हम तो आकार अंडाकार होता है और इसका आकार आयताकार होता है, जैसे आयत होता है उस टाइप से होता है। मेन जो डिफरेंस है कंपटीशन की दृष्टि से जो आता है वो है कि जंतु कोशिकाएं जीवन पर्यंत वृद्धि करती हैं, लेकिन पादप कोशिकाएं एक निश्चित समय के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वृद्धि रुक जाती है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो डायग्राम है कौन कौन से, जैसे जो जंतु कोशिका का है, कौन कौन सी चीज इसमें पाई जाती है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी जंतु कोशिकाओं में भी है, पादप कोशिकाओं में भी है, केंद्रक यहाँ इसमें भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, लाइसोसोम। तो ये अब इसके बाद गोल्गी बॉडी के बाद सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। ये जो सेंट्रियोल है केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, पादप कोशिका में नहीं होता है। ये जो सेंट्रियोल का काम होता है, सेंट्रियोल का काम सेल डिवीजन के समय
केवल इनका जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर बनाने का काम ये सेंट्रियोल करता है। तो सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं होता है। इसके बाद पादप कोशिका को देखें तो पादप कोशिका में ये सबसे चारों ओर इसकी सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। रिक्तिका है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, रिक्तिका जंतु कोशिका में नहीं थी। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो केवल जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर हम जंतु कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में संख्या के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करते हैं कि जो जीव हैं वो संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो संख्या के आधार पर होते हैं एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव, मतलब ऐसे जीव जो केवल एक ही कोशिका के बने हों। पूरी जैविक क्रियाएं जो है इनकी वो सभी एक ही कोशिका से हो रही हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब क्या होता है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जो भी लाइफ एक्टिविटी है जो किसी जीव को जीने के लिए जरूरी है वो सभी जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। तो जब वो सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका संपन्न करती है तब उसे हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये मेन हम पढ़ते हैं कि एक कोश की जीव क्या है। बहुकोश की जीव क्या होते हैं? जिनका शरीर एक से अधिक यानी हजारों लाखों कोशिकाओं से बना होता है, वो होता है आपका बहुकोश की जीव। शरीर में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर के अलग अलग अपने फंक्शंस को करती हैं, अलग अलग कार्य को करती हैं। श्रम विभाजन पाया जाता है, इसे हम कह सकते हैं श्रम विभाजन। डिवीजन ऑफ लेबर, फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर इनमें पाया जाता है। कार्य की विभाजन इनमें पाया जाता है। मतलब जो कोशिकाएं श्वसन में भाग ले रही होंगी वो पाचन में भाग नहीं लेंगी, जो कोशिकाएं पाचन में भाग ले रही हैं वो उत्सर्जन में भाग नहीं लेंगी। लेकिन जब एक कोश की जीव है तो एक कोश की जीव का संपूर्ण कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपादित किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो केंद्रक के आधार पर, जैसे कोशिका के आधार पर जीव थे, अब केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं एक केंद्र की है सेल होती है जिसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, द्वि केंद्र की जिसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्र की जिसमें बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। तो एक केंद्र की होती है अमीबा, कि अमीबा में केवल एक ही केंद्रक होता है। द्वि केंद्र की होती है कोशिका पैरामीशियम, और बहुकेंद्र की होती है ओपेलाइना, जिसमें एक ही कोशिका में बहुत सारे यानी 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी किसने दी थी? यहाँ से सबसे मेन क्वेश्चन जो बनता है कि सेल थ्योरी है क्या। मीन्स सेल के बारे में कुछ बातें कहीं जो सभी सेलों पर लागू होती हैं, सभी कोशिकाओं पर जो लागू होती हैं वो सेल सिद्धांत है या कोशिका सिद्धांत है। तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? कॉमनली आता है बायोलॉजी में, अगर पूछा जाता है बायोलॉजी के बेस से कोई पूछेगा तो दोनों के नाम दिए होंगे। अदरवाइज हमने कोशिकाएं दो पढ़ी, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत अलग दिया था और पादप कोशिका के लिए कोशिका सिद्धांत अलग दिया था। 2 जर्मन वैज्ञानिक थे, एक स्लीडन दूसरे स्वान। 1838-39 मीन्स स्लीडन ने 38 में दिया था, स्वान ने 39 में दिया था। एक तो क्वेश्चन जी है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सेल सिद्धांत किसने दिया तो स्लीडन और स्वान दोनों ने दिया। जैसे बायोलॉजी का नाम आया था कि लेमार्क और ट्रेविरेनस ने शब्द दिया, तो उसी तरह से कोशिका सिद्धांत किसने दिया तो स्लीडन और स्वान ने। दूसरा क्वेश्चन इस पे आता है कि इसमें जो आपका नोट्स में नहीं लिखा है इसमें, बट ये सुने, ये ध्यान रहे कि बॉटनिस्ट कौन था और जूलॉजिस्ट कौन था। मतलब जंतुओं के लिए किसने दिया और पादपों के लिए किसने दिया। तो स्लीडन और स्वान। स्वान को हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि स्वान है क्या, तो स्वान मीन्स होता है हंस, पर्यायवाची उसका। तो हंस क्या है, जंतु या पौधा? जंतु है, तो स्वान ने दिया था जंतु के लिए। बाकी बचे स्लीडन, तो स्लीडन ने दिया था वनस्पति के लिए, पादपों के लिए। तो ये कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, यानी प्रतिपादक का नाम आता है तो ये बता देना है। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड थे तो ये बता देना है। अब था क्या है इसमें, तो 3 बातें इसकी मेन है कि सभी जीवधारी कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बनते हैं। मतलब कोई भी जीव बगैर कोशिका का नहीं बना होगा। हमने पढ़ा था कल वायरस, विषाणु पढ़ा था इससे पूर्व, तो वायरस में कोई सेल नहीं थी, इसीलिए उसमें निर्जीव के लक्षण थे।
तो सभी जीव, जो भी जीव होंगे वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद यानी कोशिका का बाई प्रोडक्ट जो होगा उसी से किसी जीव का निर्माण होगा। कोशिका जीवधारियों के जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है, चाहे कोई बहुकोश की जीव हो या एक कोश की जीव हो, उत्पत्ति उसकी एक ही कोशिका से होगी। जैसे बहुकोश की जीव में हम देखते हैं तो स्पर्म एंड ओवम दोनों आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का जब निर्माण करते हैं तो प्रारंभिक जाइगोट जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, एक कोश की होता है। फिर बाद में विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, आगे के चैप्टरों में फर्दर पढ़ेंगे। तो जब उसमें क्लीवेज यानी विदलन की प्रक्रिया होती है फिर एक कोश की भ्रूण से बहुकोश की भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक ही कोशिका से होती है। तो ये तो सिद्धांत था कोशिका सिद्धांत। इसके बाद वर्तमान कोशिका सिद्धांत क्या है, यहाँ केवल वैज्ञानिक का नाम याद करना है। रुडोल्फ विर्चोव ने दिया था, आर विर्चोव ने आधुनिक सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। मतलब नई कोशिका बनेगी वो किसी न किसी पहले की कोशिका के विभाजन से ही बनेगी, ऑटोमेटिकली फॉर्म नहीं हो सकती। तो ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला इंग्लिश वर्ड है इसका, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब जब भी कोई नई कोशिका बनेगी तो पुरानी कोशिका के निर्माण से ही या विभाजन से ही बन पाएगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो इसकी कुछ खोजें हैं साइटोलॉजी की, यानी कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें। इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। दो रॉबर्ट के नाम से बताए थे मैंने, तो एक दूसरा है कि केंद्रक को किसने खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। जीव द्रव्य को किसने खोजा, कॉर्टी और डुजार्डिन ने। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया, शुल्ट्ज ने। गोल्गी काय की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्गी ने। तो ये बहुत सारे कुछ साइटोलॉजिकल टर्म्स हैं या साइटोलॉजिकल शब्द हैं जो हम पढ़ेंगे अभी आगे। उनके खोजकर्ता में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। जहां हम टॉपिक पढ़ेंगे वहां भी आएगा, लेकिन ये रिवीजन के लिए इसे हम पढ़ सकते हैं कि प्रमुख खोजें किस किसने की थी। तो ये जीन की खोज किसने की, जोहानसन ने। जंपिंग जीन किसने खोजा, मैकक्लिंटफ ने। जेनेटिक कोड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। एक इंडियन साइंटिस्ट थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन वाल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन फार्मर तथा मूरे ने। तो ये बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पर्टिकुलर इनको खोजा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोज थी जो हमने पढ़ा इसमें। इसके बाद थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलेंगे कोशिका की स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के लिए। जब तक पिछले वीडियो देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। नेक्स्ट वीडियो की कड़ी में कल हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और उसके कार्य। धन्यवाद।